हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए और लेक्चर नंबर 8 जो है वो इस टॉपिक पे बेस्ड होगा जिसका नाम है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आया, समझिएगा इस बात को। तो पहले मैं आपको एक सॉल्यूशन बना के बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। पहले प्योर सॉल्वेंट में क्या है, सारे के सारे यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत है। मतलब ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत मजबूत है। इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है और फर्दर इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइन है बीच में, इसको ज़्यादा क्लोज नहीं लाया जा सकता है। एक फिक्स दूरी है जो कि चाहता है कि ऐसा ही रहे, परमानेंट रहे। अब हम चाहते हैं कि इसकी दूरी को कम कर देना। कैसे कम होगा, तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर आप कम करते जाइए। मान लीजिए यहाँ से आप क्या कर रहे हो, कूल एयर यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, ये आपका कूल एयर का सोर्स हो गया। जब आप कूल एयर दे रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नज़दीक आ रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। दो मॉलिक्यूल के बीच, दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब आप सोचो कि हमने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसमें क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब ए और ए के बीच में अब क्या आ सकता है, बी भी आ सकता है। और बी क्या है, बी हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जो कि जिसका नेचर एस के नेचर से अलग है। क्या अब ये नज़दीक आना चाहेगा, ये बताइए, बीच में कौन आ गया, बी आ गया है। अब ऐसा करने के लिए अगर हम इसको नज़दीक लाना है, नज़दीक क्यों लाना है, क्योंकि आपको फ्रीज करनी है। फ्रीज करना मतलब क्या होता है कि उनके बीच का जो गैप है इसको कम करना। तो बीच में अगर अब आपको गैस कम करना है यहाँ पे इसकी दूरी, ए और ए के बीच की दूरी, तो आपको और यहाँ पे कूलिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और कूलिंग करने का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला गया। मान लीजिए पहले 5 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, तो अब आपको शायद 2 डिग्री पे फ्रीज करवाना पड़ेगा, ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर को नीचे गिराना पड़ेगा। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेंगे तब जाके क्या होगा, डिप्रेशन का जो मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर था वो और डिक्रीज करवाना पड़ा। इस चीज़ को हम ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ है दिया हुआ, क्या बोलता है कि प्योर सॉल्वेंट है तो कहाँ पे फ्रीज कर रहा है, तो जवाब है यहाँ पे फ्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे फ्रीज कर रहा था। और अगर मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है कि कहाँ पे जाके सॉलिडिफाई हो रहा है, ये कहाँ पे जाके ये फ्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे टीएफ पे। और ध्यान रखिए टीएफ जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। देखो टी नॉट एफ ज़्यादा था और टीएफ क्या है यहाँ पे, कम है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है वैसे, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि एक टेम्परेचर जिसमें कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे हो सकता है। देखो सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर, सॉलिड से भी वेपर निकलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। जब वो सॉलिडिफाई हो गया तब भी, तो इसका मतलब है कि अगर इवेपोरेशन होगा तो वहाँ पे वेपर भी बनेंगे, और वेपर बनेगा तो क्या होगा, वेपर का प्रेशर भी होगा। क्लियर है ये बात। तो हमने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कि सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, लिक्विड स्टेट के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो, यहाँ तक हो गया कॉपी, चलो इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब बोल रहे हो कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना का बदला हुआ है। तो आप बोलेंगे कि पहले कितना था माइनस अब कितना है। अब मतलब जब आप सॉल्यूशन बना लेते हो, जब उसमें सॉल्यूट मिला देते हो, कैसे सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो ये हो गया कि चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है। डिप्रेशन मतलब समझ में आ रहा है, जब आप मिला दिए हो तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक रूल समझनी है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। किस चीज़ का मोलरिटी, तो हम बोलेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज़ का हम लोग लेंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलरिटी, जिसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। अब आप मुझे बताइए कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। ये चीज़ पता है। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है कि डेल्टा टी डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन ही रखिए, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे बात हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को मत बोल देना यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे आप वहाँ पे हटाए थे डेल्टा क्या लगाए थे, के बी लगाए थे, यहाँ पे के एफ लगाना है, तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू के एफ और साथ में क्या आ गया मोलरिटी। के एफ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, और इसका एक दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पे क्या बोलते थे केबी को, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा देख लो नाम कैसा खतरनाक खतरनाक है। खैर नाम से क्या करना तुम्हें, ये वाला याद रख लो कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और ध्यान रहे के एफ डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ध्यान रखिए यहाँ पे जो यूनिट होगा इसका के एफ का वो कितना होगा, तो ये होगा केल्विन किलो पर मोल, क्या होगा, केल्विन किलो पर मोल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब यहीं पे अगर आपको बोले कि डिफाइन के एफ, तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि देखो के एफ जो होता है ना वो इक्वल टू होता है डेल्टा टी एफ। कब ऐसा, इफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे कि के एफ जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके इक्वल, तो चेंज या आप बोल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कब, जब मोलरिटी 1 हो। जब मोलरिटी अलग हो तब नहीं, कैसा चाहिए, मोलरिटी उस समय 1 होना चाहिए। क्यों ऐसा हम लोग बोल पा रहे हैं, तो याद करो यही फॉर्मूला में हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया यहाँ पे, मतलब के एफ इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में इस चीज़ को डिफाइन भी कर लोगे। बोलो आ गया समझ में डेफिनेशन ऑफ के एफ, क्या बोलोगे बताओ। बोलेंगे कि के एफ को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि के एफ इज इक्वल टू होता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल अज्यूम्ड नॉन वोलेटाइल, हमने मान लिया है कि यहाँ पे इथेनॉल जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg वाटर सो दैट इट फ्रीज एट -2 डिग्री सेल्सियस। और पहले इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी थी, तो 0 डिग्री सेल्सियस थी। यहाँ पे हमको के एफ की वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए, तो क्या बोलता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इथेनॉल। ओके, तो लेट द अमाउंट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का हमने अमाउंट कितना मान लिया कि मान लीजिए x है, तो मोल कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय, इथेनॉल कैसा होता है C2H5OH, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 12 × 2, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 24 + 5 + 17, सो 17 और 5 कितना हो गया 22 और यहाँ पे कितना आ गया 24, कितना आ जाएगा 46 आई थिंक है ना, 46। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया कि x/46 ये है नंबर ऑफ मोल। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है तो क्या आपको मोलरिटी पता है, मोलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1 kg, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दीजिए, कहने का मतलब है दिस इज x/46। अब आपको फार्मूला पता है कि डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ना, तो यहाँ पे आ गया के एफ इंटू मोलरिटी। के एफ की वैल्यू दी हुई है 1.86, मोलरिटी हमको पता है कितना है x/46, और चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया है तो 2 डिग्री। बस आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये इधर आके देखो x की वैल्यू चाहिए ना, तो आप करेंगे कि 2 × 46 डिवाइडेड बाई 1.86, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.93, और 0.93 मतलब 46/0.93, और अगर आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 50। ठीक है, लगभग 50 आता है, तो देख लेना x की वैल्यू कितनी आ गई 50 ग्राम। क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कॉपी कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोलता है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, क्या बोला है 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, तो देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है अपने को इथिलीन ग्लाइकोल का,
ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल का वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और क्या बोला हुआ है कि इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर अपने को दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना हो गया 50 ग्राम। इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लूँ, केजी में हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना केजी मतलब कितना आ गया, तो यहाँ से बोलेंगे कि 0 कैंसिल, मतलब 0.05 केजी। यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा, बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज -34 डिग्री सेल्सियस इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री। मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, तो बोलेंगे 34 डिग्री का। देख रहे हो, -34 अब हो गया, पहले था 0, तो चेंज कितना हो गया 34 का। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोलालिटी। अब डेल्टा TF तो अपने को पता है कि दिस इज 34। नाउ KF की भी वैल्यू दिया हुआ है 1.86। मोलालिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा समझिएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूँ, वॉल्यूम तो अपने को पता है कितना 1.86 इंटू n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम नहीं सॉरी, मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मास ना। तो मास चाहिए अपने को किस में, केजी में, किसका, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे हमने ले लिया 0.05 और यहाँ आ गया 34। अब आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करो तो n की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 34 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 1.86। क्या मिल गया ये अपने को, नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब देखना नंबर ऑफ मोल मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर करें इसको, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे करता हूँ। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास। मोलर मास बता दीजिए कितना होगा, तो हम बोल रहे हैं कि CH2OH का मास निकाल लो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, CH2OH का मास निकाल लेंगे। और देख रहे हो सेम चीज़ यहाँ पे भी अटैच है। तो CH2OH का बताइए कितना, कार्बन का 12, ये हो गया 2, ऑक्सीजन कितना 16 और ये 1, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 16 टू 18, 18 और 2 20, 20 और 10 32, 20 और 10 30, 30 और 1 31, 31 इंटू 2 कर दो तो पूरे का मास मिल जाएगा, कितना आ गया, दिस इज 62। तो गिवन मास अपने को नहीं पता, गिवन मास मान लीजिए x है और ये कितना है, मोलर मास 62। नंबर ऑफ मोल आपको पता है कि दिस इज 34 इंटू 10 पे 34 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 1.86 और यहाँ से आता है ये 62। देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो इतना आएगा है ना, तो यहाँ पे आ गया 3। डेसिमल आपको पसंद नहीं तो एक काम को डेसिमल हटा दो, यहाँ पे आ गया। अब 3 से कितना हो सकता है, चलो कैलकुलेट करते हैं, 5 4 या 20, 0 बचा 2 और 15 और 2 70, यहाँ पे 3, सो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, इतना। x क्या है, x है गिवन मास, x क्या है, गिवन मास मतलब मास है। अब आप बताइए कि वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। किसका निकाल रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल का। इथिलीन ग्लाइकोल का डेंसिटी अपने को पता था, देखो बोलता है फाइंड डेंसिटी ऑफ द, अच्छा डेंसिटी आपसे पूछा है, मास आपको पता है कितना 170 डिवाइडेड बाई 3, वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 50 ml। आपको पता है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ml। तो 50 सेंटीमीटर में कितना, 50 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो 50 इंटू 10⁻³ ml। और ml को अगर आपको लीटर में चाहिए तो लीटर में चाहिए तो इससे डिवाइड कर दीजिए 10⁻³ से। तो 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6 क्या, लीटर। ठीक है, इतना लीटर आ गया तो लीटर यहाँ पे रख देता हूँ कि मास अपॉन वॉल्यूम कितना है, तो 50 इंटू 10⁻⁻6। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे करूँ, चलो। तो यहाँ आ गया 170 डिवाइडेड बाई 3, नीचे है 50 और ये जो 10⁻⁻6 है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10⁻+6। ये 0 कैंसिल, 5 3 या 15, ये आ जाएगा 1 कितना, यहाँ पे 15 है तो 2 आ गया, मतलब 1.17 के आसपास कुछ आएगा, 10⁻6 क्या, kg पर लीटर, इतना kg पर लीटर। क्लियर है ये बात, तो डेंसिटी मिल गई आपको, बहुत अच्छा। अब हमारे पास वही बात है कि अगर हमारे पास Kb जैसे लास्ट टाइम नहीं दिया हुआ था, इस बार Kf ना दिया रहे, तो हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला है कि Kf इज इक्वल टू होता है R T0 ऑफ F का स्क्वायर इंटू M ब्रैकेट और नीचे में है कि 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। अब सबका मतलब समझा देता हूँ कि R मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जानते हो आप ये बात, वैल्यू कितनी होती है 8.314
जूल पर मोल कैल्विन, या फिर आप 2 कैलोरी पर मोल कैल्विन भी आप रख सकते हो। T0F की जो वैल्यू, T0F की जो मतलब है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पता है आपको ये बात? कैपिटल M जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा H का मतलब है, डेल्टा H फ्यूजन के लिए, इसका मतलब है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और डेल्टा H को ना कैलकुलेट करने का तरीका देख लीजिए, हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू क्या, M मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और L जो है यहाँ पे क्या है, L है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको। क्या करने में, तो सॉलिड से लिक्विड को में कन्वर्ट करने में जितना अमाउंट हमको हीट बाहर निकलेगा पर ग्राम, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और कुछ और हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपना आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होती है, ये सब वहाँ पे डिस्कशन होगा। तो चलिए बने रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस। थैंक यू।